जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस लिखित परीक्षा 2025 में जो हिस्ट्री से प्रश्न आने वाले होंगे वो सभी को हम कवर करेंगे। तो आज हमारा बेसिक क्लास दोस्तों हिस्ट्री का है, जिसमें हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न बेसिक सा है कि इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता कौन है तो क्या बोलोगे कि सर हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये कथन किसका है तो बेकन का है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये कहा था बेकन साहब ने। फिर से ये एक और कथन है कि इतिहास समस्त विज्ञान की रानी है। इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, ये कहा गया था अल-बरूनी के द्वारा। इतिहास एक कहानी है, ये कहा गया था रेनियर के द्वारा। और सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटा था, तो वो बांटा गया था क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा। क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा बांटा गया था इतिहास को 3 भागों में। तो हमने अभी क्या कवर किया कि इतिहास के पिता कौन है तो क्या बोलोगे सर हेरोडोटस है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये कहा था बेकन ने। और इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, ये कहा गया था अल-बरूनी के द्वारा। इतिहास एक कहानी है, ये कहा गया था रेनियर के द्वारा। और सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये एक पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है ये लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा। याद रखना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। और वो 3 भाग दोस्तों क्या है तो वो भी जान लो, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि हम सबसे आधुनिक हैं। और जेम्स मिल ने जो पुस्तक लिखा उसमें जब हिंदुओं का काल रहा तो उसको हिंदू काल बोला, जब मुस्लिमों का काल रहा तो उसको मुस्लिम काल बोला, और जब अंग्रेजों का काल रहा तो उसे आधुनिक काल कहा अपने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में। तो देखो, जो इसने बोला कि हिंदू काल जो शुरू हुआ था वो 750 से लेकर के 1206 तक चला था हिंदू काल। उसके बाद मुस्लिम काल के बारे में इसने क्या कहा कि मुस्लिम काल जो है वो 1206 से लेकर के 1757 तक चला था। फिर उसके बाद आधुनिक काल के बारे में कहा इसने कि आधुनिक काल जो है वो 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के 1947 तक चला था। ये बोला जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, ये भी याद रखना। अब देखो दोस्तों, आपको ही पता होगा कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। कौन से सल्तनत की तो क्या बोलोगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हुई थी वो 1206 में हुई थी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की गई थी वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की थी जिस वंश का नाम था गुलाम वंश या ममूलक वंश। गुलाम वंश को ममूलक वंश भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, दिल्ली सल्तनत पर मेरे प्यारे बच्चों 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। तो उस 5 वंशों को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। ट्रिक याद रखना, देखो ये गुलाब है और क्या ट्रिक रखोगे? गुलाब खिले और सुगंध लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सुगंध लो, याद रखना। देखो ट्रिक क्या है, देखो ये गुलाब है तो क्या मैंने बोला कि गुलाब खिले, मैंने क्या बोला आपको कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये ट्रिक है। गुलाब खिले तो सुगंध लो। देखो याद रखना, जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था उसके लिए ट्रिक क्या है तो क्या बोलोगे? गुलाब खिले तो सुगंध लो, याद रखना। आप लोग को भी लेना तो ले सकते हो दोस्तों, आप लोग भी देखो गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये ट्रिक याद रखना। अब प्रश्न यहां से ये आता है कि गुलाब से क्या हो जाएगा, तो आपके मन में तुरंत सब आ गया होगा कि सर गुलाब से जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा गुलाम वंश। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? सर गुलाम वंश हो जाएगा गुलाब से। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, मैंने ट्रिक दिया आपको
और गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। और खिले से क्या हो जाएगा, तो याद रखना खिलजी वंश। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे सर, खिलजी वंश हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब तो से क्या हो जाएगा, तो ये भी याद रखना तुगलक वंश। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे सर, तुगलक वंश हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सुगंध से क्या हो जाएगा, तो सुगंध से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर सुगंध से हो जाएगा संयद वंश। क्या हो जाएगा, सुगंध तो संयद वंश, ये भी याद रखना, सुगंध तो संयद वंश। और गुलाब खिले तो मैंने क्या बोला, सुगंध लो बोला, सुगंध लो, तो लो से आपको भी पता होगा कि लोदी वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर, लोदी वंश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ट्रिक याद रखना, गुलाब खिले तो सुगंध लो, जिससे आप पूरा याद कर लोगे कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे वो कौन कौन से थे। तो गुलाब से क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर, गुलाम वंश हो जाएगा, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। दूसरा वंश जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो खिलजी वंश था। और खिले से याद रखना खिलजी वंश। और तुगलक से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो से क्या याद रखोगे, तुगलक वंश। सुगंध से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, चौथा संयद वंश। और लो से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 5वां की लोदी वंश। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये भी प्रश्न बनता है कि सर गुलाम वंश जो था इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1206 में हुई। गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलोगे कि 1206 में गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। तो गुलाम वंश 1206 में आया था। और जो लोदी वंश था वो कब आया था, तो याद रखना तो मेरे प्यारे बच्चों 1451 में आया था लोदी वंश। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत पर जो मेरे प्यारे बच्चों 5 वंशों ने शासन किया, वो 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत चला था, ये भी याद रखना। तो मैंने ट्रिक क्या बताया कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, इससे आपको याद रहेगा कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश आए। अब देखो, तो इसने क्या बोला कि मुस्लिम काल जो शुरू हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की तब हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये भी याद रखना। क्या याद रखोगे, 1757 में क्या हुआ था, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, याद रखना 1757 में, याद रखना प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई जो मेरे प्यारे बच्चों हुई थी, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बारे में याद रखना कि ये जो हुआ था वो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो क्या बोलोगे कि सर 1757 में हुआ था प्लासी की लड़ाई। कब हुआ था, 1757 में। और प्लासी की लड़ाई में मेरे प्यारे बच्चों एक तरफ जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, तो क्या बोलोगे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे बंगाल के नवाब, कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला थे एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सिंपल सा याद रखना कि रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। इसी के बाद दोस्तों एक बक्सर का भी युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मुस्लिम काल जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कब से कब तक चला, 1206 से 1757 तक चला। और आधुनिक काल जो है 1757 से लेकर के कब चला, कब तक चला, तो 1947 तक चला। ये जेम्स मिल का कहना है, ये मैंने बताया आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो क्या बोलोगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक। अब देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भाग में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पहला कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये है दोस्तों रियल कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में क्या बोलोगे आप, कि इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं थी। जो प्रागैतिहासिक काल है, सिंपल सा याद रखना कि कोई भी इसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसकी कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसमें लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, इसको पाषाण काल बोला गया है, क्योंकि लोग जो थे इसे पत्थर का प्रयोग करते थे। अब आद्य ऐतिहासिक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो आद्य ऐतिहासिक में लिखित जानकारी तो है, लिखित जानकारी तो है मेरे प्यारे बच्चों, लिखित जानकारी इसकी है। अब देखो इसके बारे में ये बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये भी सत्य है। लेकिन अब देखो मैं क्लियर करता हूं आपका कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें 2 सभ्यता पढ़ना है। एक पढ़ना हमको है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो ये जो था आपका इसकी, देखो ये इसकी लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो बोलोगे सर भावचित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और दूसरा सभ्यता हमको पढ़ना है, इसमें है वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ना है, तो क्या बोलोगे सर वैदिक सभ्यता पढ़ना है।
और वैदिक सभ्यता दोस्तों इसकी जानकारी हमें वेद से मिलती है, याद रखना। और ऐतिहासिक काल में मेरे प्यारे दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो डैनियल विल्सन के द्वारा किया गया था, याद रखना। प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग कब किया गया था? डैनियल विल्सन के द्वारा किया गया था। और मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलोगे? डैनियल विल्सन के द्वारा किया गया था। अच्छा, पाषाण कालीन बस्तियों की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1863 में। पाषाण कालीन बस्तियों की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1863 में की गई थी। और खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन थे खोजकर्ता? तो क्या बोलोगे कि सर रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पल्लवरम से, मद्रास के कहां पर? मद्रास के पल्लवरम से इन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी। मद्रास के पल्लवरम से इन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, याद रखना। अच्छा, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, याद रखना। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो क्या बोलोगे? अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व के जनक। मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो 1820 में जैग्नेस थॉमसन ने इसे 3 भाग में बांटा था। एक बाटा पाषाण काल, एक बाटा पाषाण काल, एक बाटा कांस्य काल, एक बाटा लौह काल। तो देखो पाषाण काल मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है पत्थर का इस्तेमाल। जब हमने पत्थरों का इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया तो क्या बोलोगे? पत्थरों का, याद रखना। पत्थरों का जब हमने इस्तेमाल किया तो उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। जब हमने पत्थरों का इस्तेमाल किया, पत्थरों का प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया तो उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। जब हमने तांबे का इस्तेमाल किया, तांबे का इस्तेमाल किया तो उसे क्या कहा गया? कांस्य काल। और जब हमने लोहे का आविष्कार किया, लोहे की खोज की, आविष्कार नहीं, लोहे की खोज की तो उसे क्या कहा गया? लौह काल कहा गया। और लोहे की खोज जो हुई थी वो किस काल में हुई थी? तो याद रखना वैदिक काल में हुआ था। और जो तांबा था, तांबा का प्रयोग तो ताम्र पाषाण काल में ही हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगनी सभ्यता है, याद रखना। तो कौन सी सभ्यता कांस्य युगनी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और कौन से काल में लोहे का खोज हुआ? तो बोलोगे वैदिक काल में, मेरे प्यारे बच्चों। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जो पाषाण काल है इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो वो पहला जो आपका है वो पूरा पाषाण काल है, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पूरा पाषाण काल क्या है। अब देखो पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज, तो सिंपल याद रखो। जब दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि ऐसा बोला गया था कि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो आदि मानव के रूप में अपना जीवन बिताते थे। और वो क्या थे? तो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था ना कि जितने भी आदि मानव थे सभी ने अपना पूरा का पूरा जीवन खाद्य संग्राहक के रूप में व्यतीत कर लिया। खाद्य संग्राहक मतलब क्या होता है कि जहां भी गए, जहां भोजन मिला वहां खाए, वहां सोए, वहां रहे, फिर आगे चले, फिर आगे भोजन जहां मिला वहां जाके रहे, सोए, खाए, पिए, बस यही काम किए। अर्थात ये कि कोई भी अस्थायी उनका घर नहीं हुआ करता था, उसे ही बोला गया है क्या? तो खाद्य संग्राहक बोला गया है। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उन्होंने शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन बिता लिया। और देखिए याद रखना जो आग की खोज हुई थी, यहाँ पर आग कर लें, टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक है। देखो आग की खोज तो हुई थी, आग की खोज हुई थी लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था ना दोस्तों कि जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में आग लग गई थी तो उतना बड़ा आग का रूप आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो लोग भागने लगे थे, जो वहां के लोग थे वो भागने लगे थे। तो आग की खोज तो हो गई थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं हुआ था। तो पूछा जाएगा आग की खोज किस काल में हुई? तो बोलोगे पूरा पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था। तो याद रखना पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना पूरा जीवन बिता लिए। आग की खोज तो हुई लेकिन प्रयोग उसमें नहीं हुआ था। देखो भीमबेटका की गुफा जो दोस्तों है ये नर्मदा नदी के किनारे है। भीमबेटका की गुफा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। और अगर मैं पूछूं किस राज्य में है तो आप सीधा सा बोल देना कि सर मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका की गुफा। और ये जो भीमबेटका की गुफा है ये प्रसिद्ध किस लिए है? कई बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे सर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। फिर से याद रखना कि तीनों कालों की चित्रकारी का प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफा से मिला है। अब तीनों काल कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो या मेरे से बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उसको आप माइंड मत करना और कमेंट में मेरे से पूछ लेना। अब देखो तो तीनों कालों की चित्रकारी के प्रमाण हमें कहां से मिले? भीमबेटका की गुफा से मिले।
और ये जो भीम बेटिका की गुफा है वो नर्मदा रिवर के किनारे मध्य प्रदेश में है, याद रखना। अब देखो जो आपका पूरा पाषाण काल था उसमें जो हथियार थे वो किस प्रकार के हथियार का लोग प्रयोग करते थे, तो क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे। अतिरम पक्कम कई बार पूछा गया, अतिरम पक्कम जो है वो किस राज्य में है, तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु में है। और हथनौरा जो है ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और इस दोनों जगह से पूरा पाषाण काल के मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। इसके प्रमाण मिले हैं तो मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। बस यहां से ये याद रखना, अतिरम पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, हथनौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और इस दोनों जगह से पूरा पाषाण काल के मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आपने क्या सीखा कि मानव जो थे उसने अपना पूरा का पूरा जीवन जो था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में बिता लिया। उसके बाद आग की खोज तो हुई, जंगल में आग लग गई थी जिससे मानव भागने लगे थे, डरने लगे थे, क्योंकि आग का वो बहुत बड़ा रूप था मेरे प्यारे बच्चों। तो आग की खोज तो हुई थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं हुआ था। भीमबेटका की गुफा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में, और यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तीनों कालों के चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। फिर से मैंने बताया आपको हथियार के बारे में कि पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे, तो क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड। अतिरम पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है जहां से मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला है, किस काल का, तो पूरा पाषाण काल का। हथनौरा मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला पूरा पाषाण काल का मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं मेसोलिथिक एज के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। देखो इसका कालखंड महत्वपूर्ण नहीं है, कालखंड कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आप ये मत सोचना कि सर आप वर्ष इसका नहीं बता रहे हैं कि कब से कब तक चला था। बस याद रखना कि बहुत पुरानी बातें हैं, बीसी में चला था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो तो मध्य पाषाण काल जो था ना दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि मानव शिकारी भी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। बस एक नया चीज आ गया, पशुपालन आ गया। क्या आ गया, पशुपालन आ गया। और पशुपालन में मानव ने सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया था वो कुत्ता बनाया था, याद रखना। तो प्रथम पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। तो याद रखना मध्य पाषाण काल में शिकारी और खाद्य संग्राहक बने रहे और पशुपालन की शुरुआत हुई। देखो आग का, यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आग कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, जब मैं पीडीएफ दूंगा सही कर दूंगा उसमें। देखो यहाँ पर आग का व्यवहारिक प्रयोग हुआ। या अगर मैं पूछूं कि आग की खोज किस काल में हुई तो बोलोगे पूरा पाषाण काल में। और आग का व्यवहारिक प्रयोग किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। देखो बागौर जो है ये राजस्थान में है। बागौर कहां पर है, तो क्या बोलोगे, सर राजस्थान में है। और बागौर से ही पशुपालन का प्रमाण मिला था। बागौर से किसका प्रमाण मिला, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर पशुपालन का प्रमाण जो मिला था वो बागौर जिले राजस्थान से मिला था। और आग का व्यवहारिक प्रयोग किस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो क्या हमने सिखाया आपको कि पूरा पाषाण काल में मानव जो थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। और जैसे ही वो मध्य पाषाण काल में आए तो शिकारी और खाद्य संग्राहक तो बने रहे लेकिन पशुपालन की शुरुआत हुई। तो ये कई बार पूछा गया पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो क्या बोलोगे, मध्य पाषाण काल में हुई मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब बात करते हैं आदमगढ़। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कुछ सर आदमगढ़ तो हम सुने थे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो आजमगढ़ है, जौ है, यहाँ पे दौ है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर से भी पशुपालन का प्रमाण मिला था। सांभर झील, अगर पूछूं सांभर झील तो सांभर झील बोलोगे कि सर सांभर झील तो आपने कंटेक्टर के क्लास में भी कितना बताया है कि ये जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है और सांभर झील से ही विश्व की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण मिला है। सर्वाधिक नर कंकाल के अवशेष जो मिले हैं मध्य पाषाण काल के वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिले हैं। और देखो इस काल में हथियार जो थे वो छोटे छोटे पत्थर के हथियार थे, छोटे छोटे पत्थर के, जिसे बोला गया है माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थरों के हथियार थे मध्य पाषाण काल में। सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल जो मिला है वो बागौर मिला है। बागौर कोठारी नदी के किनारे राजस्थान में है, याद रखना। तो देखो अगर मैं पूछूं कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा मेरे प्यारे बच्चों जो स्थल मिला है वो बागौर कोठारी नदी के किनारे राजस्थान में मिला है। और मिट्टी के बर्तन का प्रमाण जो मिला है वो चौपानी मांडो से मिला है, उत्तर प्रदेश। तो मध्य पाषाण काल के जो मिट्टी के बर्तन थे उसका प्रमाण कहाँ से मिला है, चौपानी मंडो से मिला है। चौपानी मांडो कहाँ है, तो क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की खोज। सिंपल सोचो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया पहले पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों आपको कि मैंने बताया कि लोग खाद्य संग्राहक थे, जहां जाते वहीं खाते पीते सोते, फिर आगे बढ़ते, फिर खाते पीते सोते। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जैसे ही मध्य पाषाण काल में जब लोग आए तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब जब हम नव पाषाण काल में आए तो क्या हुआ, कृषि की खोज हुई। जब खुद सोचो कि जब कृषि की खोज हुई तो उसकी रक्षा तो करेंगे ही ना। अभी भी आप गांव में देखते होंगे कि इस तरह का एक पुतला बना दिया जाता डम्मी के रूप में, इस तरह का,
इस तरह का पुतला बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जिससे पक्षियां चिड़ियां जो होती है वो उस खेती में नहीं आती, उसे लगता है कि मानव खड़ा है। तो उसी तरह से याद रखना कि इसकी रक्षा तो करोगे ही ना आप, तो याद रखना। तो जब कृषि की खोज हुई, जब कृषि का खोज हो गया नव पाषाण काल में, तो अस्थाई समाज की स्थापना हुई। तो अगर आपसे पूछे कृषि की खोज किस काल में हुई, तो बोलोगे नव पाषाण काल में। और अस्थाई समाज की स्थापना किस काल में हुई, नव पाषाण काल में। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। अगर कृषि की खोज हुई तो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का प्रमाण जो मिला है वो नव पाषाण काल में का जो कृषि का खोज हुआ तो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का प्रमाण मिला। और बलूचिस्तान जो है उसको रोटी की कटोरी भी कहा जाता था। बलूचिस्तान को क्या कहते थे, रोटी की कटोरी, याद रखना, बलूचिस्तान को कहते थे रोटी की कटोरी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो अभी जो नया खोज हुआ, नया मतलब नवीनतम जो खोज हुआ है, नवीनतम खोज के अनुसार कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मिला है लहुरा देव नामक स्थान से। लहुरा देव नामक स्थान से मिला है, जो उत्तर प्रदेश में संत कबीर जिले में है। लहुरा देव मेरे प्यारे बच्चों किस जिले में है, तो संत कबीर जिले में। संत कबीर जिले में लहुरा देव है, जो प्राचीनतम कृषि का प्रमाण मिला है नवीनतम खोज के अनुसार। तो नवीनतम खोज के अनुसार सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है कृषि का, वो कहां मिला, लहुरा देव में मिला है, और उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है। अब देखो गुफा कराल, देखो गुफा कराल जो है ये कश्मीर में है, और यहाँ से औजार और मृदभांड का प्रमाण मिला। अब मन में आया होगा कि मृदभांड क्या है, तो मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। चिरांद जो है वो बिहार में है, चिरांद बिहार में है, और यहाँ पर से भी औजार और मृदभांड का प्रमाण मिला। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस जगह से औजार और मृदभांड का प्रमाण मिला था नव पाषाण काल का, तो बोलोगे चिरांद से। गुफा कराल को जो कहा गया कुम्हारों का गुफा कहा गया है। गुफा कराल जो कहाँ पर है, कश्मीर में है, और इसे कुम्हारों का गुफा भी कहा गया है। बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों, बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में है, और यहाँ पर गर्तवास में रहने का प्रमाण मिला है। अर्थात दोस्तों आपके मन में ये भी तो प्रश्न आया होगा ना कि सर जब अस्थाई समाज के निर्माण हुआ तो मानव घर भी तो बनाया होगा, तो वो गुफा हुआ करता था मिट्टी के अंदर, उसी को बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों गर्तवास। तो भूमि के अंदर रहने का प्रमाण जो मिला मानव का वो बुर्ज होम कश्मीर से मिला मेरे प्यारे बच्चों। देखो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला, तो याद रखना बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। और पहिए की खोज जो हुई वो नव का पाषाण काल में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में मैंने पढ़ाया आपको क्या क्या, तो याद रखना पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में मेरे प्यारे बच्चों आग का प्रयोग हुआ, और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों देखो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में बात करते। देखो नव पाषाण काल, देखो ये पहले आया था कौन सा काल, तो क्या बोलोगे सर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब ये तीनों समाप्त हो गया तो इसके बाद आता है एक ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल से भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति जो थी वो कहाँ निवास करती थी, तो जहाँ पानी था और पहाड़ों के किनारे निवास करती थी। तो ताम्र पाषाण काल जो है, तो यहाँ से प्रश्न पहला ये बनता है कि ताम्र पाषाण काल में प्रयोग किया गया प्रथम धातु का नाम है तांबा। और व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री जो लिखा गया है वो बीजी चाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, और इसी बीजी चाइल्ड में ताम्र पाषाण काल वस्ती के बारे में अच्छे से बताया गया है। देखो अब ताम्र पाषाण काल में दोस्तों एक राज्य का नाम लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण काल की दो संस्कृतियां प्रचलित हुई। एक संस्कृति का नाम पड़ा कायथा संस्कृति और दूसरा का नाम पड़ा मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति का जो विकास हुआ वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ। ये पूछा गया है कि ताम्र पाषाण काल में जो नर्मदा नदी के किनारे जो विकास हुआ वो कौन से प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ, तो मालवा संस्कृति का विकास जो हुआ वो नर्मदा रिवर के किनारे हुआ। और मालवा से चरखे का साक्ष्य मिला और कपास उत्पादन का प्रमाण मिला, ये भी याद रखना। ताम्र पाषाण काल में चरखे का साक्ष्य और कपास उत्पादन का जो साक्ष्य मिला है वो मालवा से मिला है। अब देखो कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति भी मध्य प्रदेश में थी। कायथा संस्कृति जो थी वो चंबल नदी के किनारे थी। चंबल की सहायक नदी है काली नदी, वहीं पर बसी हुई थी कायथा संस्कृति। और यहाँ से तांबे के 29 कंगन के प्रमाण मिले थे। कई बार पूछा गया है ताम्र पाषाण काल में ऐसा कौन सा स्थल था जहां से तांबे के 29 कंगन का प्रमाण मिला, तो बोलोगे सर कायथा संस्कृति थी। उसके बाद एरन जो था मध्य प्रदेश में ही है, जहां से कुंवरदार बैल और अग्नि की उपासना का प्रमाण मिला। नवदा टोली मेरे प्यारे बच्चों, नवदा टोली से सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती का प्रमाण मिला और कई तरह के अनाजों के प्रकार जो मिले
वो कहाँ से मिले? तो नर्मदा टोली से मिले। तो याद रखना ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? नर्मदा टोली है, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। आप बता दो कि पहिए की खोज किस काल में हुई? अब महाराष्ट्र में दो संस्कृति प्रचलित हुई, एक हुआ जोरेव संस्कृति, एक ही संस्कृति थी महाराष्ट्र में, जोरेव संस्कृति। जोरेव संस्कृति जो थी वो गोदावरी की सहायक परवरा नदी के किनारे विस्तृत हुई थी। और महाराष्ट्र में एक दाइमाबाद जगह है जहां से रथ चलाते हुए तांबे की प्रतिमा मिली है। और इनाम गांव जो मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में है, वहां पे कच्ची मिट्टी के बने घरों का साक्ष्य मिला है। कच्ची मिट्टी के बने घरों का जो साक्ष्य मिला है वो इनाम गांव से मिला है। तो अगर पूछे कि ताम्रपाषाण काल की कच्ची मिट्टी से बने घरों का प्रमाण कहां से मिला? तो इनाम गांव से मिला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो, राजस्थान में जो संस्कृति थी उसका नाम था आहार संस्कृति। आहार संस्कृति बनास नदी के किनारे और चित्रा नदी के किनारे थी। आहार से क्या मिला? कपड़े की छपाई का प्रमाण मिला है। गिलुंद भी मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में है, जहां से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और गजेश्वर मेरे प्यारे बच्चों, गजेश्वर से तीर के नोक मिले, बर्छे मिले, कंगन मिले, बंसियां मिली और छेनी जो मिली है वो गजेश्वर से मिली है। गजेश्वर कहाँ है? तो राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैंने आपको कवर कराया प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मैंने पढ़ाया आपको, तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने पढ़ाया आपको पाषाण काल। पाषाण काल में मैंने पढ़ाया सबसे पहले आया पुरापाषाण काल, फिर आपका आया मध्य पाषाण काल, फिर आपका आया नव पाषाण काल। और इस तीनों कालों को खत्म हो जाने के बाद एक संस्कृति आई ताम्रपाषाण काल, और उस ताम्रपाषाण काल के संस्कृति को हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।